हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी और न्यूमेरिकल टोटली कवर्ड किया है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र नाम का चैप्टर, जो कि कुछ किताबों में इसी चैप्टर में मतलब जो लेसन नंबर 1 है उसी में वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम दोनों कंबाइंड किया है। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम सुविधा के लिए आप लोगों को कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर दोनों को सेपरेट करके पढ़ाएंगे, ताकि आपको कम चीज़ें याद करनी पड़े और आसानी से चीज़ों को आप समझ सकें और उसे तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम दूसरा लेसन लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले हम हेडिंग ही डालेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र और कैसे ये जनरेट होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि यदि कोई भी आपके पास आवेशित चार्ज है, आवेशित पदार्थ है, तो इस आवेशित पदार्थ के इर्द गिर्द इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस क्षेत्र में यदि किसी अन्य चार्ज को आप लेके आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो निगेटिव हो, तो यदि इस फील्ड के अंदर आप मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं और ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको ये पता होगा कि लाइक चार्जेज यदि हैं, यानी समान आवेश यदि हैं, तो इन दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा। तो ये वाला इस वाले को धक्का देगा बाहर की तरफ, यानी इसको ढकेलेगा, क्योंकि समान आवेश है और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, ये आपको पता होगा। यदि यहीं पे बात करें कि यदि ऋण आवेश है, कोई निगेटिव चार्ज हमारे पास है और उसे इस फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है इसके अंदर लेके आने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला और ये वाला, यानी जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये वाला इस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इसे खींचेगा। तो इस वाले पर कैसा बल का अनुभव होगा इस चार्ज को, तो आप कहेंगे सर ये वाला आकर्षण बल का अनुभव करेगा, ये वाला फोर्स। और इस वाले चार्ज को कैसी फीलिंग्स आएगी, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि ये इसे धक्का देगा, दूर की तरफ भगाएगा। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे वैद्युत क्षेत्र को, इस वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कैसे करेंगे, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, या फिर किसी आवेशित पदार्थ के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य पदार्थ को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। एक बार फिर से समझते हैं, किसी आवेशित पदार्थ के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर एक बल का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। इसे अब हम सब परिभाषा में कह रहे हैं कि इस पर एक बल का अनुभव होता है, तो वो बल या तो आकर्षण का हो सकता है या तो प्रतिकर्षण का हो सकता है। यानी यदि आप सजातीय आवेश लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है इस पर जो फोर्स लगेगा या इस पर जो फीलिंग्स आएगी फोर्स की, वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि आप नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं इसके अंदर, तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसे आकर्षण बल का अनुभव होगा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र कैसे डिफाइन करेंगे वैद्युत क्षेत्र को। तो उसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, तो परिभाषा लिखते हैं, किसी आवेशित पदार्थ के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर
वह एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये रही वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद यदि बातचीत करें कि वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे समझने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सोर्स चार्ज की, यानी टेस्टिंग चार्ज की। क्या होता है? स्रोत आवेश। सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्टिंग चार्ज भी जानना ज़रूरी है, यानी परीक्षण आवेश किसे कहते हैं और स्रोत आवेश क्या होता है। तो इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश। इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। तो स्रोत आवेश किसे कहेंगे? जैसा कि आपको पता है स्रोत मतलब होता है किसी चीज़ का स्रोत, यानी वहाँ से चीज़ें आपको मिलें। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको इस समय रुपए पैसे देने का स्रोत आपके लिए कौन है, तो आपके पिता होंगे या आपकी माता हो सकती हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। तो उसी तरह स्रोत आवेश का मतलब होगा कि जो आवेश प्रोड्यूस होगा, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, उसी चार्ज को हम क्या कहेंगे? स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश। जैसे समझो यदि हम कोई प्लस क्यू चार्ज लेके आते हैं तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जो भी वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, उसी को तो चूँकि इसी के कारण वो पैदा होगा, प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज की वजह से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है तो जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। जैसे समझो, इसकी परिभाषा लिखो, पहले फिर समझाते हैं। वह आवेश जिसके कारण, वह आवेश जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे स्रोत आवेश कहते हैं, उसे स्रोत आवेश कहते हैं। जैसे मान लो कि यदि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा इसी को हम क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। तो जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे, वैद्युत क्षेत्र जिसके कारण उत्पन्न होगा और उसी का हम यदि अध्ययन करेंगे तो उसी आवेश का नाम क्या होगा? स्रोत आवेश। ठीक है, फिर इसी में आता है एक टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण आवेश। क्या होता है? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज। ये टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण आवेश क्या होता है? तो जो परीक्षण आवेश लेते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे और उसमें टेस्टिंग चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे ही कल्पना करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इधर डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पे पहले से ही कोई क्यू चार्ज रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज, और इसके भीतर हम कोई टेस्टिंग चार्ज लेके आएंगे। सपोज वो क्यू नॉट है, इसे क्या पढ़ते हैं? क्यू जीरो लिखते हैं, लेकिन पढ़ते इसको सही में क्या? क्यू नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्यू नॉट। ठीक है, कहने को हम कह देते हैं क्यू ज़ीरो आम भाषा में, बट इसको सही यदि पूछा जाए कि सही पढ़ते क्या हैं तो इसे क्यू नॉट पढ़ते हैं। तो इसे यदि हम इस टेस्टिंग चार्ज को इसके भीतर लेके आते हैं
तो जब हम इसे भीतर लेके आएंगे तो जनरली हम जो टेस्टिंग चार्ज लेते हैं उसे पॉजिटिव ही मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव, धन आवेशित मानते हैं। और ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ये बहुत ही छोटा लेके आते हैं, टेस्टिंग चार्ज इतना छोटा होगा ताकि जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, इसके वजह से ही हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी प्रोड्यूस करेंगे। यदि इसका आकार बहुत बड़ा होगा, टेस्टिंग चार्ज यदि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी कुछ न कुछ जनरेट होगा। तो किसी भी पॉइंट पर आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो इसके अंदर जो चार्ज आप रखे हैं उसके वजह से भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और इसके वजह से भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो नेट आप केवल इस प्लस क्यू के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका और इसका दोनों का सम हो जाएगा उस केस में। तो आप इसके कारण किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते हैं, या बताने की यदि कोशिश भी करेंगे तो उसमें जो ये प्लस क्यू होगा और जो क्यू नॉट होगा, इन दोनों का आपस में जो सम्मिलित रूप होगा, उन दोनों का सम की वजह से आप बता पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है कहीं पे भी। तो यदि ये बहुत छोटा होगा, टेस्टिंग चार्ज का साइज बहुत ही छोटा होगा, तो उस केस में ये कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वो प्लस क्यू के कारण हम किसी भी पॉइंट पर लेके निकाल सकते हैं। तो ये परीक्षण आवेश करता क्या है कि परीक्षण आवेश ये हमें बताएगा कि इसके वजह से कहीं पर भी, किसी जगह पर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो प्लस क्यू जो Q0 होता है, यानी जो परीक्षण आवेश होता है, उसका काम होता है कि किसी भी पॉइंट के स्थान पे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसको बताने का काम टेस्टिंग चार्ज करता है। ठीक है, परीक्षण आवेश का काम क्या है? परीक्षण आवेश का काम बस यही है कि वो ये बताएगा कि उसके भीतर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसका साइज छोटा क्यों लेते हैं? तो छोटा इसी वजह से लेते हैं ताकि ये जो टेस्टिंग चार्ज है किसी अन्य आवेश के कारण जब हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कहीं पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें प्लस क्यू के कारण, तो इसका जो Q0 का जो चार्जेस होगा या इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी वो 9 के बराबर रहेंगी। तो हम प्लस क्यू या किसी अन्य आवेश के कारण किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इसी की वजह से कंसीडर करेंगे, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो परीक्षण आवेश सीधे मोटे तौर पर यदि बात करें तो परीक्षण आवेश एक प्रकार का आवेश होता है जो ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या कितना उसकी इंटेंसिटी है, वो यही बताने का कार्य करता है। ठीक है, तो आगे बातचीत करते हैं परीक्षण आवेश के बाद हम बातचीत करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसे समझते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य भी इसको कहते हैं, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी डिफिनीशन तो हम आपको बाद में देंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल पर्पज के आधार पे हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, उसके बाद हम इसकी डिफिनीशन आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चीज़ों को देखते हैं, पहले पॉइंट में हम कुछ चीज़ों को लिखते हैं ताकि हम चीज़ों को जब समझा पाएंगे अच्छे से आपको, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो इसमें जो भी चीज़ें हम आपको यहाँ पे लिखवा रहे हैं वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी एज ए पर्पज़ ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाते किससे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसे कैपिटल ई से दिखाते हैं। किससे? कैपिटल ई, बड़ा वाला ई बना लेंगे, ऐसे ई बनाएंगे, इस तरह से ई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे ई से दर्शाते हैं या दिखाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम इसका यहाँ सूत्र लिख देते हैं।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q। यदि हिंदी में बात करें तो F का मतलब होता है बल, अपान Q का मतलब होता है, यहाँ पे Q0 होता है, अपान के आवेश। Q भी आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो E बराबर होता है F/Q, यानी हिंदी में बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा के आवेश। तो डिफिनीशन हमने जैसा कि आपको बताया कि बाद में देंगे, पहले हम कुछ चीज़ें इसमें आपको बताना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट निकालेंगे, उसका डायमेंशन निकालेंगे और ये कैसी राशि है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट में कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह बोले थे कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक अब इसका मात्रक आप ही बताइए देख के। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक आएगा? न्यूटन बटा के कूलाम, न्यूटन बटा के कूलाम। या एक इसका अन्य मात्रक भी होता है, जब हम आपको वैद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि चौथा लेसन होगा, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या रिलेशन होता है। फिलहाल के लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं कि V बराबर E/D होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और विभव में ये रिलेशन होता है V बराबर E/D, वेयर V क्या होता है? विभव होता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और D दूरी होती है। तो यहाँ से यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट निकालने की कोशिश करें तो E बराबर आ जाएगा V/D, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसी वजह से कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, एक तो हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम, या दूसरा की बात करें तो हो जाएगा वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा के मीटर, ठीक है। तो इसका जो दूसरा मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर, है ना, जिसका मात्रक न्यूटन बटा कूलाम या वोल्ट बटा मीटर होता है। इसके बाद यदि बात करें हम कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो अगले पॉइंट में इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो हम चीज़ों को मिटा के ऊपर लिख रहे हैं ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, फोर्थ पॉइंट यहाँ राइट डाउन करते हैं। देखिएगा चौथे में लिखेगा इसकी बीमा, चलिए बीमा बनाइए। न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन की बीमा आपको याद है mL/T⁻² होता है, यानी जो बल की बीमा होती है, वो होती है mL/T⁻², ठीक है। यहाँ बल लिखा है ना, तो बल की बीमा क्या होती है? mL/T⁻²। हालांकि आपको बीमा रटना नहीं है, आप क्लास 11th में बीमा पढ़ के आए होंगे। आवेश की जो बीमा होती है वो Q बराबर IT होता है, तो वहाँ से AT आती है, क्या आती है? A/T, ठीक है। तो यदि इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो T जो यहाँ पे 1 पावर है T का, वो ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 हो जाएगा, और A पर +1 जो है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यदि इसे हम सही बात करें तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो कुछ यूँ आ जाएगी, mL/T यहाँ से -2 था और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 1 जाके ऐड होगा, और A को ऊपर लेके जाएंगे तो जो +A है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी mL/T⁻³ A⁻1, ठीक है। तो इसकी बीमा mL/T⁻³ A⁻1 होती है। उसके बाद यदि बात करें आगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में और चीज़ें यदि बात करें विस्तार से, इसे और पढ़ें गहराई से, तो समझो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यदि सिंगल चार्ज हमारे पास है, एकल धन आवेश या फिर एकल ऋण आवेश है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्शंस होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का वो किधर होगा वो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे राइट डाउन करते हैं कि एकल धन आवेश के कारण, एकल समझ रहे हैं ना, सिंगल, अकेला, एकल धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, एकल धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ लिख देते हैं, या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर अनंत की ओर एवं एकल ऋण आवेश के कारण अनंत से
ऋण आवेश की ओर होती हैं, ऋण आवेश की ओर होती हैं। अब कहेंगे ये क्या छाप दिए सर जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए समझाते हैं। ये जो मैंने 5th पॉइंट में बात लिखी है इसका मतलब क्या है, इसे हम समझाते हैं आपको। हमने लिखा कि यदि आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा लाइक दिस, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो धन आवेश से दूर होंगी और कहाँ पे, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, धन आवेश से दूर अनंत की ओर ऐसे होंगी। समझ पा रहे हैं? ऐसे फोर्स लाइंस निकलेंगी यहाँ से और इसकी डायरेक्शन होगी धन आवेश से दूर इन्फिनिटी की ओर। यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज से, जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास इससे दूर होंगी अनंत की ओर, अनंत की ओर। और हमने इसी में लिखा था कि यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तब, तो उस केस में मेरे भाई जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इन्फिनिटी से चल के इसी पे आके समाप्त हो जाएंगी, इन्फिनिटी से चलेंगी सब, और इन्फिनिटी से चलने के बाद यहाँ आके क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी ऐसे। समझ पा रहे हैं? देखिए अनंत से कहाँ आ रही है, ऋण आवेश की ओर, अनंत से कहाँ आ रही है, ऋण आवेश की ओर। यदि धन आवेश होगा तो हम आपसे पूछेंगे कि धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, तो आप कहेंगे धन आवेश से सर दूर होती है। ऋण आवेश के कारण पूछेंगे तो आपका जवाब होगा सर ऋण आवेश है तो इसकी ओर होंगी, ऋण आवेश की ओर होंगी। तो यहाँ यदि निगेटिव चार्ज है, यदि आपके पास चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत बल रेखाएँ होंगी वो निगेटिव चार्ज से अनंत से ऋण आवेश की ओर होंगी, अनंत से ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज की ओर, ठीक है। तो ये 5वें पॉइंट का ये मतलब था जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ये आपको काम देगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी में, अगले पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए तो चीज़ों को आप 1 बाई 1 हमारे इरेज करने से पहले आप इसे वीडियो को रोक के आप इसे अच्छे से लिखें, नोट्स वगैरह बनाएं, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो हम जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं इसमें वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि कोई भी पॉइंट्स हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई भी पॉइंट्स ऐसा ना हो कि आपको हम छोड़ दें और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, या फिर आप बहुविकल्पी प्रश्न लगाएं, या लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो ऐसा ना हो कि हम आपको न बताए हों, ठीक है। तो छठे पॉइंट में डिस्कस करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही बारे में, कि यदि मेरे पास मान लीजिए धन आवेश है तो धन आवेश के कारण जो धन आवेश होगा, धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल, धन आवेश के कारण वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल की जो डायरेक्शन होगी, सॉरी जो वैद्युत बल लगेगा वो किधर लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र में, ऐसे लिख देते हैं, सॉरी ऐसे लिख देते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन आवेश के कारण वैद्युत बल, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एवं ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। हमने लिखा है वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वैद्युत बल लगेगा। कहेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ा,
तो पल्ले नहीं पड़ा, तो पल्ले हम पढ़ाने तो आए हैं यहाँ पे। देखो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इस तरह से, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा सपोज करिए इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर मेरे भाई इसकी दिशा, ये जो नोक है ना, ये जो नोक है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रही है और ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, इसमें कोई गलती तो है नहीं भाई। तो यदि ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ है और कह रहा है कि इसके भीतर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाते हैं मेरे भाई, कौन सा चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, कोई धन आवेश लेके आते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो क्या घटना घटेगी, हमने क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन आवेश के कारण वैद्युत बल जो इस पे लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F बराबर क्यू, अभी तो हमने सूत्र दिया था E बराबर F/Q, तो हम पूछेंगे कि F बराबर बताइए तो आपका जवाब होगा सर क्यू ही होगा। तो वो किधर लगेगा मेरे भाई, तो वो इधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि टेस्टिंग चार्ज सॉरी जो आपके पास चार्ज है यदि वो धन आवेश है तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी मेरे भाई, उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। कहेंगे यदि निगेटिव घुसा देंगे तब, अरे निगेटिव घुसा देंगे तो क्या लिखा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, वैद्युत बल जो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, एवं यदि हमने निगेटिव चार्ज उसके अंदर घुसा दिया है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, यानी इस पर भी फोर्स लगेगा मेरे भाई, लेकिन ये फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत बल लगेगा इस वाले पर वो किधर लगेगा, इसके विपरीत, मतलब इधर की तरफ। तो F बराबर -QE लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। यदि हम आपसे ये पूछ लें कि मान लो मेरे भाई यदि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देगा तब ऐसे दे देगा तो क्या घटना घटेगी, मान लो यदि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके अंदर हमने घुसा दिया माइनस चार्ज, कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज घुसे दिया, और हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर यदि नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो अभी तो बताया यदि नेगेटिव चार्ज इसके अंदर घुसे रहेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। वो बल कौन सा होगा, वैद्युत बल होगा और उसकी दिशा होगी नीचे की तरफ। F बराबर -QE किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। -Q क्यों ले रहे हैं, -QE क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दिशा विपरीत है, इसलिए वजह से हम यहाँ पे जो चार्ज का जो जब मैग्नीट्यूड है से आपसे केवल परिमाण पूछा जाएगा तो वहाँ पे तो Q ही लेंगे, यहाँ दिशा चूँकि विपरीत है इसलिए हमने -QE लिखा है। क्या लिखा है, -QE। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यदि हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दें और आपसे पूछें कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो डायरेक्शन किधर किधर होगा आप बता सकते हैं। थोड़ा एक बात और बताइएगा, एक क्वेश्चन हम अब से और करते हैं। मान लीजिए इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दिया मेरे भाई, क्या घुसेड़ दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर्ट करा दिया मेरे भाई। इस पर फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपका कहना होगा सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, यदि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, जो वैद्युत बल लगेगा उसकी दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उधर है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। कितना, F बराबर -Q × E, तो Q का मान कितना रखेंगे, E × कैपिटल E। यदि हम इसी के अंदर मेरे भाई, यदि हम इसके अंदर डायरेक्शन को बदल देते हैं, लाइक दिस, यहाँ ले लेते हैं उदाहरण समझाने के लिए आपको, ऐसे कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई और इसके अंदर हम घुसेड़ देते हैं प्रोटॉन, क्या घुसेड़ देते हैं, प्रोटॉन घुसेड़ देते हैं, क्या घुसेड़ देते हैं, प्रोटॉन। और हम आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उस केस में इस प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, प्रोटॉन सर, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर तो फोर्स किधर लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी ई के डायरेक्शन में ही लग जाएगा फोर्स। कब, जब कोई पॉजिटिव चार्ज आप लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर तब। अच्छा एक बात और बता भाई, एक बात और बता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इसके अंदर हम न्यूट्रॉन लेके आ गए, क्या लेके आ गए, न्यूट्रॉन। बता इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस वाले न्यूट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा या उसके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। जवाब आपका होगा सर न्यूट्रॉन लेके आ गए हैं, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इस पर तो कोई आवेश ही नहीं है, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा। जवाब होगा सर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये चार्ज लेस है, ये चार्ज लेस है, अतः इस पर कहीं भी फोर्स नहीं लगेगा, इसको फीलिंग नहीं आएगी फोर्स की, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये कुछ बातें थी जिसको हमने यहाँ पे आपको समझाया, और इसी के बाद हम एक पॉइंट और बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर।
घबराइएगा मत, तब पेशेंस रखिएगा। चीज़ों को हम थोड़ा सा आपको डीपली में लेके जाते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें और न्यूमेरिकल पर्पस से आपको कोई भी तकलीफ़ या दिक्कत ना हो। तो इसी में 7वां पॉइंट हम राइट डाउन कर रहे हैं। 7वां पॉइंट राइट डाउन कर रहे हैं। 7वां पॉइंट ये होगा कि यदि मेरे पास मान लीजिए मेरे भाई कोई प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। अब ये चार्ज सिंगल नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये दो अपोजिट चार्जेस हैं एक ही बॉडी के अंदर, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हैं और कुछ नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएगी? तो मेरे भाई जब हम वैद्युत बल रेखाएं आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बात तो करेंगे कि जो वैद्युत बल रेखा होती है, अभी हमने बताया था कि धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। हालांकि सिंगल यदि होता तो हम कहते हैं धन आवेश से होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होगी वो धन आवेश से दूर अनंत की ओर होगी। तो यहाँ पे चूँकि निगेटिव चार्ज प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाएंगे, यदि दोनों के दोनों चार्ज एक ही बॉडी के अंदर हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उस केस में जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो धन से निकल के ऋण पे जाके समाप्त होती हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकलेंगी और इस तरह से जाएंगी ऐसे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैद्युत बल रेखा जब आपको पढ़ाएंगे तब फिलहाल के लिए आप इसे राइट डाउन करिए, इस चीज़ को, इस फिगर को समझिए, बनाइए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इसमें से निकलेंगी वो एक दूसरे को बिना पेनेट्रेट किए, बिना छेदे, बिना भेदे प्लस से निकल के माइनस पे जाके क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन क्या है। अभी तक हमने डिफिनेशन आपको दिया नहीं, तो एक नोट लिखते हैं मेरे भाई, एक नोट आपको हम देते हैं जो कि बड़े काम की चीज़ होगी आपके लिए, ठीक है। तो नोट में हम कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, नोट में हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे शो करा रहे हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया मेरे भाई +2Q और यहाँ पे हमने लिख दिया -Q, और हम आपको कुछ फिगर में दिखाना चाह रहे हैं और आपसे जवाब लेना चाह रहे हैं, ठीक है। धन से निकल के कहाँ जाएंगे? ऋण की तरफ। वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकल के कहाँ जाएंगी? प्लस वाले आवेश से निकल के ऋण वाले आवेश पे जाएंगी, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा जी, सही बात है। देख भाई, अब इस फिगर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इस फिगर को देख के कुछ समझ में आ रहा है? कहेंगे कुछ नहीं, तो वैद्युत बल रेखाएं हैं, निकल रही हैं, प्लस से निकल के माइनस पे जा रही हैं। लेकिन गौर फरमाइए आप ना, कुछ सोचिए जनाब। देखिए, +2Q चार्ज से, +2Q आवेश से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं? तो जवाब होगा सर इससे गिन लेते हैं कितनी निकल रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं +2Q चार्ज से? 10। लेकिन -Q वाले चार्ज पे पहुंची कितनी हैं? तो जवाब है सर 1 2 3 4 5। -Q वाले चार्ज पर केवल और केवल 5 ही वैद्युत बल रेखाएं जा पा रही हैं। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है आपके थ्योरी पार्ट में। किताबें पढ़ो ना आप, किताबें क्यों खरीद के रखे हो? किताब पढ़ो, चीज़ें समझ में आएंगे। तो इस +2Q चार्ज से निकल रही हैं 10, लेकिन -Q के पास जा रही हैं केवल और केवल 5। तो इस बात का मतलब है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आवेश के परिमाण पे डिपेंड करती हैं। +2Q का परिमाण जो है, +2Q का जो परिमाण है वो Q के परिमाण से क्या है? दुगना। इसी वजह से +2Q से निकल रही हैं 10 और -Q पे जा रहे हैं केवल और केवल कितनी? 5। तो यदि इसका रीजन आपसे पूछा जाएगा तो रीजन क्या लिखेंगे कि जो आवेश होता है या वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो डिपेंड करती है आवेश के परिमाण पर। तो 2Q का परिमाण -Q के परिमाण का दुगना है। तो यदि यहाँ से 10 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो -Q पर केवल कितना पहुँचेंगे? 5 ही पहुँचेंगी। यदि यहाँ 5 माइक्रोकूलम होता या 5Q होता और यहाँ -Q होता और इससे मान लीजिए हम 10 निकालते, कितने निकालते हैं? 10। तो ये इसका 5 गुना होता तो उस पर केवल कितनी जाती? यदि ये 5Q होता, समझो ना बात यार, यहाँ 5Q होता और यहाँ Q होता, और मान ले भाई हम इससे 5 बल रेखाएं निकालते, कितनी? 5। तो उस पर जाती कितनी? केवल 1, क्योंकि इस वाले का जो
परिमाण है, इस वाले के परिमाण का ये 5 गुना है, तो यदि ये 5 निकालेगा तो उसमें से 1 को पहुँचेगी वहाँ पे। समझ पा रहे हैं? ठीक है।